आज की क्लास क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में है। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जो एक एरेना ऑफ कोल्ड वॉर था, कोरियन क्राइसिस, उस पर हमने कल बात की थी। तो आज हम जो दूसरा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और डेंजरस एरेना जो था वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्योंकि ये वो एरेना था जहां पे डायरेक्टली दो सुपर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इसलिए इस क्राइसिस को, इस एरेना को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरेना ऑफ कोल्ड वॉर कहा जाता है और सबसे ज्यादा डेंजरस एरेना कहा जाता है। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, असल में क्यूबा जो है, क्यूबा एक आइलैंड स्टेट है और ये बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स के बगल में है। जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेट है फ्लोरिडा, उसके बिल्कुल करीब है। अगर आप मैप देख पाए तो ये जो मैप में यहाँ दिखाया गया है, हल्का ये जो ग्रीनिश थोड़ा सा कलर है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और यहाँ तक मैं आपको एरो दिखा रहा हूँ, ये यहाँ तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और बिल्कुल उसके करीब ये जो यहाँ पे एक छोटा सा एक आइलैंड स्टेट दिखाया गया, दिस इज क्यूबा। तो क्यूबा बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लगा हुआ है। ये इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। तो असल में हुआ क्या, 1959 तक क्यूबा में जो हुकूमत थी, वो हम कह सकते हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्टेड हुकूमत थी। यानी कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसके ताल्लुकात यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। वहाँ पे जो क्यूबा का जो लीडर था, या हम कहेंगे कि क्यूबा की जो गवर्नमेंट की जो बागडोर जिस लीडर के हाथ में थी, उसका नाम था बटिस्टा। लेकिन बटिस्टा की गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ही ज्यादा करप्ट गवर्नमेंट थी। ऐसा था वहां पे कि गरीब जो थे वो बिल्कुल नजरअंदाज किए गए थे, और बिल्कुल वो ऐश की हुकूमत, मतलब जो अमीर वहां पे थे वो ऐश कर रहे थे। बिल बहुत ही ज्यादा करप्शन थी। गरीबों के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तावन नहीं मिल रहा था। इस वजह से वहां पे एक हम कहेंगे कि एक इनकलाब आ गया वहां पे, एक रेवोल्यूशन आ गई वहां पे। और उस रेवोल्यूशन को जो हेड कर रहा था उसका नाम था फिडल कास्ट्रो। फिडल कास्ट्रो ने फिर वहां पे लोगों की मदद से वहां पे जो गवर्नमेंट थी, बटिस्टा की गवर्नमेंट जो थी, उसको उसका तख्त उलट दिया। मतलब यह कि वो गवर्नमेंट हटा दी और फिडल कास्ट्रो के हाथ में गवर्नमेंट की बागडोर आ गई। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट वहां से रिमूव की गई थी वो यूनाइटेड स्टेट्स की मतलब उसको यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट मिल रहा था। अब इस वजह से क्या हुआ कि फिर से उस गवर्नमेंट को बहाल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, जो पहली वाली गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स थे, जो वहां से भाग के उन्होंने पनाह ली थी यूनाइटेड स्टेट्स में, उनको यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, उनको वेपनाइज किया, उनको आर्म किया, उनको ट्रेन किया, ताकि उनका इस्तेमाल करके उसने कोशिश की कि हमला किया जाए उन्हीं जो वहां से लोग भागे हुए थे, जो कि पहली बटिस्टा गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे। उनको मदद करके, वो उनको सपोर्ट करके वो चाह रहे थे कि वहां पे हमला कराया जाए क्यूबा पे, ताकि जो फिडल कास्ट्रो की गवर्नमेंट है उसको हटाया जाए। तो ये जो इन्वेजन था, ये जो एक अटेम्प्ट किया गया था कि जिससे कि फिडल कास्ट्रो की गवर्नमेंट को रिमूव करने की कोशिश की गई थी, इसको हम कहते हैं, असल में ये क्यूबा की एक जगह है, एक कोस्टल एरिया है, उसका नाम है बे ऑफ पिग्स। तो बे ऑफ पिग्स पे असल में उन्होंने इनको मतलब जहाज के जरिए से उनको नीचे जो है लाया था इन लोगों को, ताकि वो वहां से फिर इन्वेड करेंगे। लेकिन किसी तरीके से क्यूबा की गवर्नमेंट को, फिडल कास्ट्रो की गवर्नमेंट को इसका पहले ही बर वक्त पता चल गया था कि ऐसा होने वाला है। तो इस वजह से ये जो अटेम्प्ट था इन्वेजन का, इसको क्रैश किया गया, इसको खत्म किया गया। तो यूनाइटेड स्टेट्स इस अटेम्प्ट में फेल हो गया। ये अटेम्प्ट हुआ था अप्रैल 1961 में, ठीक है। यूएस backed an attempted invasion of Cuba at Bay of Pigs which failed to succeed। तो इस वजह से फिडल कास्ट्रो को लगा कि अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स से बचना चाहता है तो उसने पहले ही क्या किया, 1960s में ही असल में उसने उसे पता था कि यूनाइटेड स्टेट्स से वो तब बच सकता है जब वो दूसरे सुपर पावर के करीब जाए। दूसरा सुपर पावर कौन था? दूसरा सुपर पावर सोवियत यूनियन था। इस वजह से वो सोवियत यूनियन के करीब हो गया। ये असल में उसकी मजबूरी थी। मतलब यह है कि वो बुनियादी तौर पे वो कम्युनिस्ट नहीं था, लेकिन वो एक सोशलिस्ट था, लेकिन जो सोवियत यूनियन टाइप का कम्युनिस्ट नहीं था। लेकिन फिर उसको
मजबूरी में वो कम्युनिस्ट बन गया और वो सोवियत यूनियन के करीब हो गया। तो जब ये 61 में ऐसा ये वाकया पेश आया तो इससे ये अंदेशा हुआ कि शायद ऐसा कोई अटेम्प्ट फिर से होगा यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। इसलिए उसने किसकी मदद मांगी? सोवियत यूनियन की मदद मांगी। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया? टू प्रोटेक्ट क्यूबा फ्रॉम एनी फ्यूचर इन्वेजन। जो उस वक्त सोवियत यूनियन का लीडर था जिसका नाम था निकिता क्रुश्चोव। निकिता क्रुश्चोव ये सोवियत यूनियन का लीडर था। तो इसने क्या कोशिश की कि अगर हम क्यूबा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एक तो ये चीज थी कि क्यूबा को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा ये भी था कि ये एक मौका मिल गया इस रशियन लीडर को, सोवियत यूनियन के लीडर को, कि हम वहां पे क्यूबा की सरजमीन को, जमीन को इस्तेमाल करें और वहां पे हम इंस्टॉल करें अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स। उससे एक तो ये होगा कि क्यूबा प्रोटेक्ट हो जाएगा फ्यूचर इन्वेजन से। दूसरा ये होगा कि सोवियत यूनियन की मिसाइल्स की रेंज में तकरीबन जो मेन जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे वो सारे उसकी रेंज में आ रहे थे, मिसाइल्स की रेंज में आ रहे थे। इससे ये फायदा भी मिल रहा था कि पहले कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इससे पहले क्या किया था, उन्होंने टर्की में अपने मिसाइल्स नस्ब किए थे, इंस्टॉल किए थे, जुपिटर मिसाइल्स उनका नाम था। उससे सोवियत यूनियन की का एक बहुत सारे मतलब सोवियत यूनियन के स्टेट्स जो थे, सोवियत यूनियन का बहुत सारा एरिया उन मिसाइल्स की रेंज में आ रहा था। तो अब जब ये बे ऑफ पिग्स का इन्वेजन हुआ तो सोवियत यूनियन को उन जो टर्की में यूनाइटेड स्टेट्स ने मिसाइल्स इंस्टॉल किए थे उनका बदला लेने के लिए, या उसका एक बदला लेने के लिए एक मौका फराहम हो गया, मिल गया सोवियत यूनियन को, कि वो जो जुपिटर मिसाइल्स यूनाइटेड स्टेट्स ने टर्की में इंस्टॉल किए हैं, जिसकी रेंज में सोवियत यूनियन के बहुत सारा एरिया आ रहा था, तो अब ये मौका मिल गया था सोवियत यूनियन को कि वो एक जगह मिल रही थी जहां से वो यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे एरिया को अपनी मिसाइल्स की रेंज में रख सके। तो ये अगर आप मैप पे नजर दौड़ाएंगे, ये मैंने यहाँ पे दो मैप्स ये यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, ठीक। यहाँ पे ये इस दूसरे मैप में आप देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे ये दिखाए गए हैं, ये एक सिंबॉलिकली दिखाया गया है कि इस क्यूबा में सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स इंस्टॉल करने की जो ये जगह मिल गई, तो ये मतलब ये है कि मिसाइल्स को यहाँ पे नस्ब किया गया है या नस्ब कर रहे हैं। और ये जो सर्कल्स आप देख रहे हैं, ये दो सर्कल्स, इसका मतलब है कि एक तो यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट रेंज मिसाइल्स इंस्टॉल किए थे जिसकी रेंज में ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये यूनाइटेड स्टेट्स का एरिया उन रेंज में आ रहा था। और उसके बाद लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थे जिसमें ये जो बाहर वाला सर्कल है, ये बाहर वाला सर्कल है कि इतना एरिया यूनाइटेड स्टेट्स का उन मिसाइल्स की रेंज में आ रहा था। इसका मतलब है कि ये देखिए बराबर यहाँ तक यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा एरिया, उसके बाद थोड़ा सा एक एरिया रहता है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो इस रेंज में नहीं आ रहा है। मेन जो है शिकागो है, वॉशिंगटन है, ये सारे न्यूयॉर्क है, ये सब उन मिसाइल्स रेंज में आ रहे हैं। लेकिन अभी ये इंस्टॉलेशन हो ही रहा था, अभी मिसाइल्स और आ रहे थे सोवियत यूनियन से, कुछ नस्ब किए गए थे वहां पे और कुछ और आ रहे थे सोवियत यूनियन से। लेकिन इससे पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्पाई जो ये होते हैं, स्पाई प्लेन्स होते हैं, वो बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं और ऊपर से वो देखते हैं, फिर कहीं आसपास में जो है वो पता करते हैं कि कहीं कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यही उनका नाम था U2 स्पाई प्लेन्स। U2 स्पाई प्लेन्स क्यूबा के ऊपर से उड़ान भर रहे थे, तो ऊपर से उन्होंने तब उनमें कैमरा वगैरह नस्ब होते हैं जिसके लिए वो जिन कैमरा को वो उन फोटोग्राफ्स को जासूसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऊपर से उन्होंने देखा कि न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो क्यूबा में इंस्टॉल हुए। तो इसका मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स को पता चल गया कि सोवियत यूनियन ये कोशिश कर रहा है और उससे ये खतरा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बढ़ रहा था कि वो जो है उन सोवियत यूनियन की मिसाइल्स की रेंज में आ रहा था। इस वजह से जो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी ने इमीडिएटली मीटिंग बुलाई अपने एडवाइजर्स की और इस पे जो है इसका नोटिस लिया गया कि जो सोवियत यूनियन ये कोशिश कर रहा है। और इससे ये हुआ कि दोनों मुल्क जो है बिल्कुल आमने सामने आ गए, धमकियां मिलने लगी। यूनाइटेड स्टेट्स ने धमकी दे दी सोवियत यूनियन को कि वो जल्द से जल्द ये अपने जो मिसाइल्स है जो वहां पे इंस्टॉल किए गए हैं उनको वहां से हटा दे।
तो यहाँ से सोवियत यूनियन भी बिल्कुल अड़ा रहा पहले पहले कि हम इसको नहीं हटाएंगे, या वो कहने लगा कि टर्की में से आप मिसाइल्स को पहले हटाओ। लेकिन दोनों मुल्कों के जहन में, जॉन एफ कैनेडी के भी ये जहन में था कि हम जो है वो अगर थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई तो दोनों मुल्क एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने ज्यादा जोर जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स पे ही दे दिया। और इसमें यह भी हुआ कि जो उस वक्त नॉन अलाइंड मूवमेंट ताज़ा ही बनी थी 1961 में, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो नॉन अलाइंड स्टेट्स जो थे, इंडिया था और भी कुछ स्टेट थे, और यूनाइटेड नेशंस ने भी इसमें बहुत अहम रोल अदा किया। दोनों मुल्कों को जो है वो समझाने की कोशिश की गई कि इसमें वो कोशिश करें कि इस चीज को पुरअमन तरीके से सुलझाया जाए। लेकिन अभी ये था कि दोनों मुल्क जो है अपने पोजीशंस पे डटे हुए थे। इसलिए जॉन एफ कैनेडी ने इसमें एक तरीका निकाला कि हम डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करेंगे सोवियत यूनियन को, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जॉन एफ कैनेडी ने ऑर्डर किया अपने जो वॉरशिप्स हैं, जो कि समुद्री जो नेवल शिप्स हैं, समुद्री जहाज जो होते हैं, जो कि खासतौर पर वॉर वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्होंने उनको ऑर्डर किया कि आप ऐसा करें कि क्यूबा जो है उसको आप ब्लॉक करें। यहाँ पे अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये एक डॉटेड जो लाइन दिखाई गई है क्यूबा के आसपास ब्लैक, इसका मतलब ये है कि असल में ये वो यहाँ पे वो शिप्स थे, यूनाइटेड स्टेट्स के वॉरशिप्स जिन्होंने चारों तरफ से क्यूबा को घेरा हुआ था कि कोई भी अगर सोवियत यूनियन के जो शिप्स हैं, अगर वो जो जिनमें की न्यूक्लियर मिसाइल्स रखे गए होंगे, जो असल में उनको इंस्टॉल करने थे क्यूबा में और जो आ रहे थे, उनको रोका जा सके, क्यूबा की जमीन को हर तरफ से जो है वो ब्लॉक किया जाए, जिसको हम क्यूबन जो है नेवल ब्लॉकेड भी कहते हैं। और इसको कभी कभी ये भी कहा जाता है कि क्यूबा को क्वारंटीन किया गया। या आप आजकल सुन रहे होंगे कोविड में जब कोई भी इन्फेक्ट होता तो उसको कहते हैं उसको क्वारंटीन किया गया, मतलब अलग आइसोलेट किया गया। इसी तरह से यहाँ पे जो है वो क्यूबा को क्वारंटीन किया गया, आइसोलेट किया गया कि कोई भी यहाँ नहीं जा सकता है। ये अगर आप ये जहाँ पे एरो देख सकते हैं, ये एरो असल में सिंबलाइज कर रहा है कि जो सोवियत शिप्स बढ़ रहे थे क्यूबा की तरफ से, लेकिन क्यूबा को यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवल शिप्स है उन्होंने उसको जो है ब्लॉक किया था, क्वारंटीन किया था कि कोई भी शिप उसकी तरफ नहीं आ सकता। इसका मतलब यह है कि ये दूसरा मैप अगर देखेंगे, यहाँ पे 2 शिप्स दिखाए गए हैं। ये असल में 2 शिप्स का मतलब है कि जो अप्रोचिंग सोवियत शिप्स, अब ये इसमें खतरा था कि जो शिप्स आ रहे थे उनमें भी न्यूक्लियर मिसाइल्स थे, और जो यहाँ पे न्यूक्लियर जो शिप्स, जो वॉर शिप्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के, जिन्होंने क्यूबा को सरा ये घेर के रखा था, उन पे भी वो वॉर शिप्स थे, इसका मतलब है उन पे भी मिसाइल्स नस्ब थे। तो अगर ये दोनों मुल्कों के शिप में या इनकी जो फौज है इसमें अगर थोड़ी बहुत गलती होती, तो इसका मतलब है कि पूरी जो दुनिया है वो एक न्यूक्लियर वॉर के धाने पे पहुंच जाती और न्यूक्लियर वॉर हो जाती। इस वजह से इसको कहा जाता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था, ये ऐसा क्राइसिस था जिसमें कि पूरी दुनिया जो है वो थर थर कांप रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों मुल्कों में कोई न्यूक्लियर वॉर न छिड़ जाए, क्योंकि ये सिर्फ फिर 2 मुल्कों की जंग नहीं थी, ये 2 बड़े पावर ब्लॉक्स की जंग थी, जिससे ये हो सकता था कि पूरी दुनिया जंग के दहाने पे पहुंच जाती, पूरी दुनिया तबाह हो जाती। तो इसी वजह से जो नॉन अलाइंड स्टेट्स हैं उन्होंने भी कोशिश की दोनों मुल्कों को समझाने की, यूनाइटेड नेशंस ने भी इसमें बहुत अहम रोल अदा किया। और फिर उससे ये हुआ कि दोनों मुल्क के लीडर्स, उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने कोशिश की कि पुरअमन तरीके से ही इस मसले का हल निकाला जाए। तो गुड सेंस प्रिवेल्ड एंड बोथ साइड्स डिसाइडेड टू अवॉइड वॉर। तो निकला क्या नतीजा? उसमें ये सोवियत यूनियन ने कहा कि हमें ये एश्योरेंस मिलनी चाहिए कि क्यूबा पे फर्दर कोई इन्वेजन ना हो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, या कोई भी ऐसी कोशिश जो है फिडेल कैस्ट्रो की गवर्नमेंट को हटाने की यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से नहीं होनी चाहिए। एक चीज ये तो ओपनली ऐसा ये इसमें जो है वो ये डिसीजन हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये गारंटी दी कि वो क्यूबा पे कोई हमला नहीं करेंगे, किसी भी इन्वेजन को बैक सपोर्ट नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी हुआ कि सोवियत यूनियन ने ये मान लिया कि वो जो वहां पे जो मिसाइल्स इंस्टॉल किए गए थे उनको रिमूव किया जाएगा, और जो सोवियत शिप्स
और नए जो न्यूक्लियर मिसाइल्स लेके पहुंच रहे थे क्यूबा की तरफ, वो वापस मुड़े। और जो बैक ट्रैक हम कहेंगे कि पीछे जो बात, पीछे में एक और जो ट्रीटी हुई थी, एग्रीमेंट हुआ, जो कि हालांकि ओपनली ये नहीं हुआ, लेकिन बैकग्राउंड में ये कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने फिर कुछ टाइम के बाद टर्की में जो जुपिटर मिसाइल इंस्टॉल किए थे उनको भी उन्होंने हटा दिया। इससे ये हुआ कि दुनिया जो है वो इस एरेना ऑफ कोल्ड वॉर के खतरात से बच गई, मुश्किल से बच गई। और इसका एक फायदा ये भी मिला कि इसमें फिर इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान एक हॉटलाइन एस्टैब्लिश हुई। हॉटलाइन का मतलब दोनों मुल्कों के हेड्स के दरमियान डायरेक्ट जो है फोन लाइन एस्टैब्लिश की गई, ताकि कहीं कोई गलती ना हो जाए जिससे कि गलत की वजह से कोई जंग छिड़ जाए। और उसके बाद ये भी हुआ कि बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स भी, ट्रीटीज भी, एग्रीमेंट्स भी दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो अमल में लाए गए, जिससे कि बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज साइन हुई दोनों मुल्कों के दरमियान, जिससे दोनों ने ये जो है वो एग्रीमेंट्स किए कि अपने जो वेपन्स की तादाद है उसको कम किया जाए। ये हम फर्दर एक और क्वेश्चन में पढ़ेंगे उसमें, जहाँ पे हम आर्म्स कंट्रोल और आर्म्स रेस की बात करेंगे। फिलहाल तो यह है कि ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, और उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट जो ये एरिया ऑफ कोल्ड वॉर है, दैट इज वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर पे भी हम बात करेंगे। देखिए, वियतनाम जो है ये भी साउथ ईस्ट एशिया की तरफ एक स्टेट है, एक मुल्क है। और वियतनाम असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास जो है, उससे पहले भी ये फ्रांस की कॉलोनी थी, वियतनाम भी था की कॉलोनी थी, और लाओस और कंबोडिया ये उसके नेबरिंग स्टेट्स हैं। ये मैं आपको अभी मैप पे दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वियतनाम जो है, ये देखिए, ये ऊपर ये चाइना आप देख पाएंगे, चाइना के बिल्कुल साथ में ये वियतनाम। ये तो उस वक्त का है कि उस वक्त ये नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में डिवाइड था, लेकिन इस वक्त आप देखेंगे कि ये पूरा जो एरिया है, दिस इज वियतनाम, ये कोस्टल एरिया है। और इसके बगल में ये जो मुल्क है, ये है लाओस, और उसके साथ में ये है कंबोडिया। ये तो इसकी, ये साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे थाईलैंड है। तो ये साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स है। अगर आप फुल मैप देखना चाहते हैं, आप गूगल पे जा सकते हैं, और वहां पे आप पूरा मैप देखेंगे, जहाँ पे आपको पूरा पता चल जाएगा कि वियतनाम की लोकेशन क्या है। क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस जो है वियतनाम पे ही है, इसीलिए मैंने इसको जूम करके नॉर्थ और वियतनाम और साउथ वियतनाम, जो उस वक्त का, जब ये दो हिस्सों में बटा हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ग्राफिकल जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ताकि आपको सही से पता चल जाए कि ये था क्या मसला। देखिए, मैंने कहा आपसे कि वियतनाम जो है, वियतनाम एक कॉलोनी थी फ्रांस की, लेकिन वहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहां पे एक मूवमेंट चली थी, जो लेफ्टिस्ट मूवमेंट मतलब लेफ्टिस्ट मूवमेंट का मतलब है कि वहां पे जो एक तहरीक चली थी, जिसका ये मकसद था कि हमें फ्रांस से आजाद होना है। लेकिन ये जो तहरीक थी, ये कम्युनिज्म की तरफ इसका झुकाव था। और जब भी कम्युनिज्म या सोशलिज्म की तरफ जो भी कोई पार्टी होती है, उसको हम कहते हैं लेफ्ट पार्टी, लेफ्ट लीनिंग पार्टी, मींस लीनिंग टुवर्ड्स कम्युनिज्म और लीनिंग टुवर्ड्स सोशलिज्म। तो वियतनाम में जो है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट था, जिसमें कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। और ये वियतनाम वॉर चली थी 1 नवंबर 1955 से लेकर 75 तक। देखिए, 55 से पहले क्या था वहां पे, जो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वियतनाम वाज ए फ्रेंच कॉलोनी एंड ए लेफ्ट विंग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ हू ची मिन। ये कम्युनिस्ट लीडर था। ये असल में 50s में यहाँ पे इन्होंने एक गुरिल्ला वॉर शुरू की थी, जो फ्रांस, जो वहां पे जो कॉलोनी में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, फ्रेंच कॉलोनियल गवर्नमेंट, उसके खिलाफ ये लड़ रहे थे आजादी के लिए। फिर 1954 में वहां से जो फ्रांस है वो वहां से निकला, क्योंकि इसमें जो जो उसके साथ लड़ रहे थे, ये रेवोल्यूशनरीज गोरिल्लाज जो लड़ रहे थे, उनके और फ्रांस के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया जेनेवा में, जिसको हम जेनेवा एग्रीमेंट कहते हैं 1954 का। इससे ये डिसाइड वहां पे एग्री हो गया, एक तरफ जो जो फ्रांस था, और दूसरी तरफ ये जो राइवल पार्टीज थी, जो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के जो लोग थे, या हम कहेंगे जो लड़ रहे थे इस आज़ादी के लिए, ये एग्रीमेंट हुआ कि लाओस और कंबोडिया जो है वो आजाद रहेंगे, इंडिपेंडेंट दो मुल्क रहेंगे, और वियतनाम जो है उसको टेम्पररली, आरिजी तौर पर उसको दो हिस्सों में जो है डिवाइड रखा जाएगा। ये आरिजी तौर पे, टेम्पररली, इट वाज नॉट ए परमानेंट डिवीजन। और डिवीजन किस अलोंग 17th पैरेलल, जैसे हमने देखा था वहां पे नॉर्थ कोरिया में, वहां पे 38th पैरेलल था, और यहाँ पे
17th पैरेलल मींस 17th पैरेलल लैटिट्यूड के अलोंग ये इनको इस दो वियतनाम को डिवाइड किया गया, नॉर्थ और साउथ में। और नॉर्थ जो है वहां पे हू ची मिन की गवर्नमेंट, हू ची मिन एक कम्युनिस्ट लीडर था और ये रेवोल्यूशनरी भी था, गुरिल्ला लीडर भी था। जो गुरिल्ला वॉर चल रही थी वहां पे, गुरिल्ला वॉर का मतलब होता है कि वो वॉर जो खुल के नहीं लड़ी जाती है, जिसमें एक तरफ का जो ये होता है जो कि वो रेवोल्यूशनरीज होते हैं जो या जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, वो आके हिट करते हैं और फिर भाग जाते हैं। ठीक है, ओपन फील्ड्स में ये जंग नहीं लड़ी जाती है, इसमें इसको हम कहते हैं हिट एंड रन, बस अटैक किया और भाग गए, छुप गए, इसको हम कहते हैं गुरिल्ला वॉर। तो इसी टाइप की गुरिल्ला वॉर वहां पे हो रही थी। और इस गुरिल्ला वॉर का लीडर जो था हू ची मिन, ये कम्युनिस्ट बेंट ऑफ माइंड का था। इसको इसका मतलब इसके ताल्लुकात सोवियत यूनियन के साथ थे, इसके ताल्लुकात चाइना, जो कम्युनिस्ट चाइना है उसके साथ। तो यहाँ पे जब एग्रीमेंट हुआ कि फिलहाल जो है आरजी तौर पर नॉर्थ वियतनाम में हू ची मिन की गवर्नमेंट होगी, ठीक है, नॉर्थ वियतनाम में, यानी कि वो कम्युनिज्म की जो है की तरफ लीन कर रहा था। और साउथ वियतनाम में जो गवर्नमेंट थी उसको यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट कर रहा था। इसका मतलब है कि वो जाहिर सी बात है वो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट, जिसको कि यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि दो ये मुल्क जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड रहा। एक में कम्युनिज्म का रूल कर रहा था और जो साउथ साइड था वहां पे कैपिटलिस्ट हुकूमत एस्टेब्लिश की गई थी। लेकिन इसमें यह था, जिस तरह से आपने देखा होगा कोरिया में, नॉर्थ कोरिया वाले जो है वो नहीं चाहते थे कि ज्वाइंट इलेक्शन हो जाए, क्योंकि वहां पे जो कम्युनिज्म का जो हम कहेंगे कि पलड़ा जो था वो हल्का था। इसलिए वहां पे नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरियन जो लीडर्स थे वो नहीं चाह रहे थे कि ज्वाइंट इलेक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट था। यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्टेड गवर्नमेंट थी उसका पलड़ा हल्का था, और जो कम्युनिस्ट जो लीडर्स थे या जो हुची मिन या हम कहेंगे नॉर्थ वियतनामीज लीडर जो थे, उनका पलड़ा भारी था। कि अगर यहाँ पे कहा गया था कि इलेक्शन जो है वो 1956 में किया जाएगा, इलेक्शन वर टू बी हेल्ड इन 1956 फॉर ज्वाइंट वियतनाम। लेकिन ये हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे पता था यूनाइटेड स्टेट्स को कि अगर ज्वाइंट इलेक्शन होगा उसमें ये जो रिजल्ट निकलेगा, जो गवर्नमेंट बनेगी, एक कंबाइंड वियतनाम की जो गवर्नमेंट बनेगी वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहता था कि साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मतलब पूरे वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ना हो, क्योंकि उन्हें ये एप्रहेंशन था, ये खतरा था कि अगर पूरे वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी तो फिर ये जो कम्युनिज्म है ये फिर वियतनाम तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये फिर आसपास के जो मुल्क हैं, लाओस है, कंबोडिया है या बाकी, ये इनमें भी ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो वो ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि कम्युनिज्म को कंटेन किया जाए। इस वजह से क्या हुआ कि 19 जो पहले मैंने लिखा था कि 1 नवंबर 1955 से वहां पे साउथ वियतनाम में जो है हालात खराब होना शुरू हो गए, सिविल वॉर शुरू होगी वहां पे। और इस सिविल वॉर को बाहर से सपोर्ट नॉर्थ वियतनाम कर रहा था, चाइना कर रहा था और सोवियत यूनियन कर रहा था। इसलिए साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट को बचाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो गया। साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट को बचाने के लिए फिर यूनाइटेड स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हो गया। फिर क्या हुआ, 61 से, देखिए 55 से जंग शुरू हो गई थी, लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट्स को लगा कि साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट इस सिविल वॉर में जो ये मिलिटेंट तंजीमें वजूद में आई थी, तो वो उनसे जो है वो इस सिविल वॉर को रोक नहीं पा रहा है साउथ वियतनाम, तो यूनाइटेड स्टेट्स फिर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस वहां पे आ गई और 1961 से तो उन्होंने डायरेक्टली जो ये मिलिटेंट तंजीमें थी, जो कि गुरिल्ला जो फोर्सेस थे, जो साउथ वियतनाम में ये हमले कर रहे थे और वो नॉर्थ वियतनाम से आ रहे थे, वो ये आप देख सकते हैं, इस मैप में आप देख सकते हैं, ये जो रेड लाइन दिखाई गई है, ये असल में है कि ये जो मिलिटेंट्स थे ये भाग के यहाँ से नॉर्थ वियतनाम से ये आते थे और ये लाओस के मतलब लाओस की जो है किनारे, ये जंगली एरिया जैसे मतलब फॉरेस्ट लैंड है ये, तो ये इन जंगलों से आके मुख्तलिफ जगहों पे अटैक कर रहे थे। ये आपके एरो दिख रहे हैं, रेड एरोज, ये मुख्तलिफ जगहों पे अटैक कर रहे थे। और ये जो एरिया है साउथ वियतनाम का, ये जो शेडेड एरिया दिखाया गया है ये लाइनिंग वाला, और थोड़ा सा ये कंबोडिया का एरिया है, थोड़ा सा लाओस का एरिया है, यहाँ पे ये असल में जंगलों में छुप जाते थे। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, वो इन्हीं जंगलों पे जो है इन जंगलों पे बमबारी कर रहे थे। और बमबारी ऐसी की जाती थी
आप ने सुना होगा कि बहुत बातें जो होती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह की, यहाँ पे केमिकल वेपन्स भी यूनाइटेड स्टेट ने इस्तेमाल किए हैं, हालांकि वो प्रोहिबिटेड थे कि आप केमिकल वेपन्स जंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ने केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया है। बहुत ही जो है वो एक केमिकल वेपन था, उसका नाम था नीपाम जली। एक था एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज को इस्तेमाल किया जाता था कि जो जंगल में जो पेड़ थे उनके पत्ते गिर जाते थे उस एजेंट ऑरेंज से, ताकि नीचे से उन्हें दिखे कि कौन लोग वहां से चल रहे हैं। फिर चाहे वो वहां से सिविलियंस चल रहे हो या वहां पे फिर गोरिल्ला चल रहे हो, सब पे केमिकल छिड़का जाता था जिसका नाम था नेपाम जली। नेपाम जली इतना खतरनाक केमिकल था कि जिस इंसान पे गिर जाता था उसका जो सारा गोश्त है वो वहीं पे झड़ जाता था, बिल्कुल हड्डी हड्डी रह जाता था। मतलब है कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं जिसमें ये कहा गया कि केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उन इंटरनेशनल लॉज को भी यहाँ पे वायलेट किया गया। मकसद ये था कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं होनी चाहिए। और ये वॉर चली बराबर, डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट इसमें हुई वो बराबर हुई है 1972 एंडिंग तक। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स असल में क्या कर रहा था, इट वांटेड टू कंटेन स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, ये इसलिए ये इन्वॉल्व हो गया इसमें डायरेक्टली। ये चाहता था कि साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म ना फैले, लेकिन फिर भी क्योंकि इस मूवमेंट को लोगों का साथ था, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स इस रेवोल्यूशन को, इस इंकलाब को रोक नहीं पाया, क्रश कर नहीं पाया। अल्टीमेटली यह है कि सीज फायर करना पड़ा, जंगबंदी करना पड़ी, और यूनाइटेड स्टेट्स को पीस टेबल पे आना पड़ा और बातचीत करना पड़ी। पेरिस पीस अकॉर्ड हुआ दोनों जो है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के दरमियान, जिसको पीछे मतलब इसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी इन्वॉल्व था। और इस एग्रीमेंट के तहत ये तय पाया कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो फोर्सेस साउथ वियतनाम में थी वो निकलेंगी वहां से, और दोनों मुल्क नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम वो 17th पैरेलल को रेस्पेक्ट करेंगे, मतलब ये परमानेंट लाइन रहेगी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की फौजें यहाँ से निकली और कुछ ही मुद्दत के बाद फिर से ये सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसको कि नॉर्थ वियतनाम पीछे से सपोर्ट कर रहा था। और अल्टीमेटली लेकिन इस बार जो है यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि उसको बहुत नुकसान पहले ही उठाना पड़ा था। ठीक है, इसलिए 1975 तक इन जो ये गोरिल्ला फोर्सेस थे इन्होंने साउथ वियतनाम पे कब्जा किया, और जो है दोनों मुल्क एक हो गए, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। और ये जो 17th पैरेलल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17th पैरेलल ये था कि नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान जो है ये खत्म हो गया, ये लाइन बीच में, और नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम एक मुल्क हो गया और ये बन गया वियतनाम। ठीक है, और इसमें एक और चीज ये भी हुई कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इतनी कोशिशें की थी कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश नहीं होनी चाहिए, कम्युनिज्म वहां नहीं फैलना चाहिए, लेकिन उसमें कंप्लीटली फेल हो गया यूनाइटेड स्टेट्स। और उसी 1975 में ही एक तो पूरा वियतनाम जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे एस्टेब्लिश हो गई, उसके साथ साथ ये जो कंबोडिया है, लाओस है, दोनों मुल्कों में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई। तो जो इतनी कोशिशें की थी यूनाइटेड स्टेट्स ने, वो सारी कोशिशें रायगा हो गई, और उसका रिजल्ट ये निकला। यहाँ पे जिस तरह से हम कहेंगे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में अगर जाहिरी तौर पर देखा जाए कि यूनाइटेड स्टेट्स को फतह मिल गई थी, क्योंकि सोवियत यूनियन मजबूर हो गया था वहां पे कि मिसाइल्स को हटाने के लिए मजबूर हो गया था यहाँ पे, लेकिन 19 ये जो वियतनाम वॉर जो है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स कंप्लीटली फेल हो गया था, और वो भी आम लोगों के हाथों वो फेल हो गया था। जो उसकी जो उसने जो इतनी कोशिश की थी उन कोशिशों में बिल्कुल नाकाम हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस दीज एरेनास ऑफ कोल्ड